मेरी एक बहन पागल थी। वह कुंवारी थी कि अचानक से हामिला हो गई। अम्मी ने उसे घर के कमरे में बंद कर दिया। 12 माह गुजर चुके थे मगर अभी तक बच्चे की पैदाइश नहीं हुई थी। एक दिन मैं सब घर वालों से छुपकर उसको डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ जाकर जो खबर डॉक्टर ने दी उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा, क्योंकि मेरी पागल बहन के पेट में तो बच्चों की जगह मेरा नाम मुबीना है और मेरी एक बहन थी जिसका नाम साइमा था। हम दोनों बहनें थी। हमारे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। माँ ने हमें पालने पोसने के लिए बहुत कुछ किया था। लोगों के घरों में काम किए, कपड़े सिलाई किए, जो कुछ भी हो सका किया था। लेकिन अब माँ बहुत ज़्यादा तल्ख हो चुकी थी और वह बार बार यह जताती थी कि मैंने तुम लोगों को पालने पोसने में बहुत कुछ किया है। मैंने तुम लोगों के लिए दूसरी शादी नहीं की। मैंने तुम लोगों के लिए यह किया वो किया। और हम लोग अब इस चीज़ से चिढ़ने लगे थे। हमें बुरा नहीं लगा था। साइमा तो वैसे भी कुछ ज़्यादा समझती नहीं थी। वो पागल हो चुकी थी। मुझे नहीं पता वो कब पागल हुई, किस टाइम पागल हुई, वो कौन सा लम्हा था जिसने उसे पागल कर दिया। लेकिन अब वह अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझती थी। कहते थे कि पागल वही होता है जो अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझता, वरना कुछ लोग तो जानबूझ के पागल बनने होते हैं लेकिन अपने लिए ठीक होते हैं। लेकिन साइमा अपने लिए भी बुरी हो चुकी थी। उसे कुछ नहीं पता था। उसे अपनी शर्म हया का भी एहसास नहीं था। उसका मतलब यही था कि वो पागल है। उसका ख्याल करते अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती, तिलमिला जाती, झंझला जाती थी। लेकिन मैं हमेशा अपनी बहन का ख्याल करती थी। माँ कहती थी कि इस पागल से तो किसी ने शादी नहीं करनी, ये सारी ज़िंदगी का रोग बन गई है मेरे लिए, और तेरे लिए भी पता नहीं कैसा रिश्ता आएगा। जहेज़ तो हम दे नहीं सकते, सारी ज़िंदगी मैं तुम लोगों को पालती रहूँगी। अब अजीब अजीब बातें करती थी अम्मी ने। तो लगता था अम्मी भी थोड़ी नफसियाती हो गई हैं। बस यही फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी थी। हम दोनों बहनें एक छोटे से कमरे में रहते थे जहाँ ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन वो जगह हमारे लिए घर की तरह थी। वहाँ हमने एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटी और गम भी सहे। हमने छोटी छोटी लड़ाइयाँ की, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा थी। साइमा अपने पागलपन में भी कभी कभी अच्छी लगती थी। वह हमें हंसाती भी थी और मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता था कि ये वही बच्ची है जो अपना अच्छा और बुरा नहीं समझती। लेकिन जब अम्मी का गुस्सा बढ़ता तो सब कुछ बदल जाता। हम डरते थे और साइमा अक्सर अकेले कमरे में चली जाती और वहाँ अपनी दुनिया में खो जाती थी। मैं जानती थी कि वह अपनी पागल सोचों में रहती है और उसे कुछ पता नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी है। हमने कोशिश की कि उसे कुछ अच्छा सिखाएं, कुछ समझाएं, लेकिन वह सुनना नहीं चाहती थी। कभी कभी वह अचानक ज़ोर से चीखती और फिर रोती, फिर हंसती, और यह सब कुछ हमारे लिए आम बात बन गई थी। मैंने सीखा कि उसे झंझोड़ना बेवकूफ़ी है, बस उसके साथ रहना और उसकी हिफाजत करना सबसे अहम है। माँ भी अक्सर अपने कामों में उलझी रहती थी। वो दिन भर कपड़ों पर सिलाई करती या किसी के घर काम करती, लेकिन वापस आकर जब हम दोनों बहनों को देखती तो फ़ौरन अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती। हमें डांटती कि हमने क्या किया और साइमा के पागल रवैये पर कहती कि ये सब तुम्हारे सर पर ही पड़ेगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करती लेकिन वह बात नहीं सुनती। माँ का गुस्सा, साइमा के पागलपन और हमारी खौफज़दा नज़रें एक अजीब सा माहौल बना देता था। मैं अक्सर रात को सोचती कि हम कब तक ये सब सहते रहेंगे और यह कब तक ये ज़िंदगी थम जाएगी। लेकिन फिर साइमा के हंसने के लम्हात मुझे सुकून दे देते। मैं जानती थी कि अगर वह गमगीन हो जाए तो हम सबका दिल टूट जाएगा। साइमा कभी कभी अचानक घर से बाहर निकल जाती और वापस आती बगैर किसी को बताए। मैं अक्सर उसे तलाश करती और खौफ के मारे दिल धड़कने लगता कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, लेकिन वो हमेशा वापस आ जाती और कहती कि मैं बस गई थी और कुछ नहीं हुआ। मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि ये ठीक नहीं है, बाहर का खतरा सबके लिए है, लेकिन वो हंसती और कहती कि मुबीना तुम फिक्रमंद हो, बस तुम हमेशा फिक्रमंद रहो, मैं कभी नहीं बदलूंगी। उसके पागलपन में भी एक किस्म की आज़ादी थी और मैं जानती थी कि वह अपनी के फैसले खुद करेगी, चाहे वे सही हो या गलत। हमारे घर के हालात भी आसान नहीं थे। हमें हर चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। साइमा का पागलपन अक्सर हमें परेशान करता, लेकिन मैं उसे देखकर सीखती कि किसी को उसकी हालत में भी कबूल करना मुमकिन है। माँ अक्सर कहती कि तुम लोग क्या हो, बस पाले हो और कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि हम दो बहनें हैं जो एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकती हैं। हमने छोटे छोटे ख्वाब देखे और उनके लिए कोशिशें की। हमने एक दूसरे
की मदद की और एक दूसरे का गम बांटा। मैं साइमा के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहती थी और उसके पागल रवैये के बावजूद उसे हर हाल में बचाने की कोशिश करती थी। मैंने ये महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ़ आसान लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि वही असल मोहब्बत है जो मुश्किल लोगों के लिए भी हो। हम दोनों ने एक दूसरे की हिफाजत और प्यार का अहद कर लिया था। हमने समझा कि दुनिया के लोग हमें नहीं समझेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं और यही काफ़ी है। यह सब कुछ हमारे मालूमात का हिस्सा बन गया। साइमा के पागलपन, माँ का गुस्सा और मेरी फ़िक्र सब एक दूसरे में घुल मिल गए थे। हमने ये ज़िंदगी सीखी कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, चाहे हालात कैसे भी हों। हमने यह भी सीखा कि कुछ लोग अपनी हालत में भी अच्छे हो सकते हैं और कुछ लोग अपनी हालत में भी बुरा कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत और ख़याल रखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खाना खाती, बातें करती, कभी हंसती और कभी रोती। हमने एक दूसरे के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया और एक दूसरे के लिए खड़े रहे। हमने ये सीखा कि ज़िंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलात और तलखियों के साथ भी गुजरती है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को जिया और एक दूसरे के साथ रहने की कदर की। साइमा के पागल रवैये ने हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाया। मैंने ये जाना कि कभी कभी इंसान को अपनी हालत के बावजूद भी मोहब्बत, ख्याल और हिफाजत की ज़रूरत होती है। और मैंने ये अहद किया कि मैं हमेशा अपनी बहन के साथ रहूँगी और उसे किसी भी ख़तरे से बचाऊँगी। माँ के गुस्से, साइमा की पागल सोच और हमारी मामूली ज़िंदगी ने हमें मजबूत बनाया। हमने ये सीखा कि मोहब्बत और देखभाल सिर्फ आसान हालात में नहीं, बल्कि हर हाल में ज़रूरी है। एक बात बड़ी अजीब थी कि साइमा जब मेरे साथ बैठी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वह पागल नहीं है। वो बिल्कुल आम सी लड़की की तरह बातें करती थी, मेरी बात भी सुनती थी, मेरी हर छोटी बात पर कान देती थी और कभी कभी हंस भी देती थी। उसके चेहरे पर एक मामूली सी खुशी नज़र आती थी जो मुझे बहुत सुकून देती थी। लेकिन जैसे ही वह माँ को देखती थी, वह अचानक अजीब सी हालात में आ जाती थी। उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते थे, उसकी नज़रें इधर उधर भागने लगती थी, उसकी बातों में कोई तसलसल नहीं रहता था। वह तिलमिला जाती और कभी कभी ऐसी ज़ोर से चीखती कि मेरे दिल की धड़कन रुक सी जाती। मुझे ऐसा लगता था कि माँ ने उसे बचपन से ही डांट डांट कर डरा दिया था। उसका खौफ उसके अंदर इस हद तक रच बसा था कि वह हर लम्हा घबराहट में रहती थी, क्योंकि वे जब पैदा हुई इसके बाद ही बाबा इस दुनिया से चले गए थे और वो अक्सर कहती थी कि ये मनहूस है, इसकी वजह से मेरा शौहर चला गया और मैं अकेली रह गई। और माँ जो झूठ बोलती थी कि मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने दूसरी शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी कि 2 बेटियों वाली औरत के साथ कोई भी शादी नहीं करता था और वे इस बात को हमेशा अपने दिल में रखती थी। लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं थी, ज़िंदगी ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि तूने साइमा को देखा है, उसकी हालत कुछ ख़राब नहीं लग रही। मैंने कहा कि शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए उल्टियाँ कर रही हैं। लेकिन माँ उसे फ़ौरन एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने साइमा को अच्छी तरह चेक किया और जब वापस आई तो माँ ने फ़ौरन साइमा को कमरे में बंद कर दिया और मुझे सख्त लहजे में कहा कि माँ बनने वाली है। मैं सुनकर हैरान रह गई, मेरी आंखें बड़ी हो गई। मैंने कहा कि क्या मतलब माँ? तो कहने लगी कि हाँ, यह जो बाहर निकल कर जाती थी ना तो 2-2 4-4 घंटे के लिए गायब हो जाती थी। किसी ने इसका फ़ायदा उठा लिया और अब हम लोग और बदनाम हो जाएंगे। एक तो गरीब, ऊपर से बदनाम, कैसे जिएंगे इस माशरे में? हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? मैंने कहा लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? इसको तो पता भी नहीं होगा कि इसके साथ क्या हुआ है। माँ ने सख्ती से कहा लेकिन इसी की वजह से ये सब हुआ है। माँ ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि बस इसको यहाँ खाना दे दिया करना और यह इस कमरे से बिल्कुल बाहर ना निकले। मैंने कहा कि इसको बंद करने से क्या होगा? माँ ने गुस्से में कहा कि तू पागल है, ये बाहर निकल जाएगी और फिर किसी को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था कि हमल ज़ाया नहीं कर सकते, नहीं तो ये मर जाएगी, इसलिए अब इसी तरह इस चीज़ को हैंडल करना होगा और हम लोगों को ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मेरी बहन ने मुझे बेहद मोहब्बत थी, मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि वह कमरे में इसी तरह तन्हा और बंद रहे, लेकिन अम्मी ने कमरे को मजबूत ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली, सिर्फ खाना देने के लिए या बाथरूम ले जाने के लिए वह जा भी देती थी और वह भी फ़ौरन मेरे सर पर खड़ी हो जाती थी कि वापस करो। मैं देख सकती थी कि अगर मैं देर करूँगी तो वह फ़ौरन गुस्से में आ जाएंगी। मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं उसकी हर हरकत पर नज़र रखती थी और हर
हर छोटे छोटे काम के लिए उसके करीब खड़ी रहती थी। उसका खौफ और उसकी बेबसी मुझे अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बस खाने पीने के वक्त और बाथरूम के लिए उसे बाहर ले जा सकती थी और फिर फ़ौरन वापस लाकर कमरे में बंद कर देती थी। मैं जानती थी कि यह सूरत हाल कितनी तकलीफ़ देह है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था और उसमें अपनी बहन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूर थी कि अम्मी की हिदायत पर अमल करूं। इस कमरे में बंद कर रहते हुए साइमा अक्सर खामोश रहती थी। कभी कभी वह अपनी पागल सोचों में खो जाती थी और मैं बाहर खिड़की से उसे देखकर उसकी हालत समझती थी। मैं देख सकती थी कि उसकी आंखों में खौफ है और वह अपनी तकदीर से लड़ रही है। मैं चाहती थी कि मैं उसे आज़ाद कर दूं, लेकिन चाबी मेरी दस्तरिस्त में नहीं थी और अम्मी के हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। मैं हर लम्हा उसके लिए परेशान रहती थी और मैं ये सोचती थी कि कितनी मुश्किल हालात में हम दोनों ज़िंदगी गुजार रही हैं और कितनी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से मिली हुई है। यह सब कुछ हमारे लिए सबक बन गया था कि मोहब्बत और हिफाजत हर हाल में ज़रूरी है और मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। मुझे इतना अंदाज़ा भी था कि अगर साइमा को इसी तरह बंद करके रखा गया तो वह अगर पहले पागल नहीं भी थी ना, और पागल हो जाएगी और इतनी पागल हो जाएगी कि हमें जानवरों की तरह शायद जंजीर से बांध के रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी माँ ये सब कुछ नहीं समझ रही थी। वे हमसे तंग आ चुकी थी, वो ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। कहती हैं कि जो इंसान अपना नहीं होता वह किसी का भी नहीं होता। माँ के साथ भी यही मसला था। अब उनको हमारी फ़िक्र नहीं थी, बस वो हमें हालात बना के हमें झेल रही थी कि जो होगा देखा जाएगा, बस वक्त गुजर जाए, बस इनकी शादी हो जाए, बस मेरी जान छूट जाए। और इस तरह की हो ही गई थी और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं था। एक जवान जहान खूबसूरत औरत जो 25 साल की उम्र में बेवा हो जाए और जिसकी बेटियां हों और उसको कोई पढ़ाई भी नहीं हो, कोई काम भी ना आता हो, तो फिर वह क्या ही करे, लोगों के घरों में काम करने वाली औरत बन के रह जाए। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब साइमा को बाहर निकालें, हम उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, हम इन दरवाज़ों को ताला लगा देंगे, वह इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी बाहर ना जा सके, लेकिन कम से कम उसे जानवरों की तरह कमरे में बंद ना करे। मैंने बार बार माँ से कहा कि ये इंसानी हक है कि वह बाहर कुछ कदम चल सके, हवा खा सके, लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी। उसने अपनी सख्ती पर डटी रही, बेहतर समझा और कहा कि ये उसके लिए महफूज तरीका है। मुझे अजीब सा गुस्सा और मायूसी महसूस हुई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हम दोनों बहनें अपनी माँ की तरह ज़िद और खौफ के साए में किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। वक्त गुजरता गया और साइमा की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। वो दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं उसे देखकर अंदर से टूट जाती थी। उसकी हर सांस के साथ मुझे ये लगता कि कुछ गलत है, लेकिन माँ को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस कहती रहती कि इसका यही अंजाम है और बस इसके लिए यही तरीका दुरुस्त है। लेकिन मैंने अपनी बहन के लिए हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि कुछ करना होगा, क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो लगता था कि 10 महीने गुजर गए हैं, लेकिन हकीकत में हमें यह भी नहीं मालूम था कि उसके साथ ये सब कुछ कब हुआ था। लेकिन जो वक्त हमें मालूम था उसमें 10 महीने गुजर गए थे। लेकिन हकीकत में हमें यह भी नहीं मालूम था कि उसके साथ ये सब कुछ कब हुआ था। लेकिन जो वक्त हमें मालूम था उसमें 10 महीने गुजर चुके थे। मैंने डॉक्टर से सुना था कि औरत की हमल की हालत में अगर 1 महीना गुजर जाए तो उसकी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, लेकिन यह तो लगभग 1 साल का अरसा था और जब 12वां महीना भी शुरू हो चुका था, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि वक्त कैसे गुजरा और ये सब कैसे हो गया। लेकिन ये देखकर मेरी बहन तकलीफ़ में है, मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ और तशवीश बढ़ती जा रही थी। साइमा की हालत हर दिन बिगड़ रही थी। वो अक्सर दर्द में रोती थी, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से चीखती और कभी खामोश होकर अपने गम में खो जाती थी। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी का अक्स साफ नज़र आता था। मैं उसे देखकर अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाती थी। मैं रोज़ाना सोचती थी कि इसकी ये हालत कब तक चलेगी और क्या कोई उसे इस मुश्किल से निकालने वाला है। मैंने बार बार माँ से कहा कि उसकी हालत पर नज़र रखे, लेकिन वह मेरी बात पर कान न धरती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब और देर नहीं हो सकती। मैंने उसकी अपने अंदर हिम्मत पैदा की और यहाँ सोचा कि अगर मैंने ये कदम ना उठाया तो मेरी बहन की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। मैंने अपनी माँ की नींद के वक्त का इंतज़ार किया ताकि वे किसी तरह सो जाएं। मैंने चाय में नींद की दवाई डाल दी थी। यह काम करते हुए मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि ये सब मेरी बहन की हिफाजत के लिए है। माँ ने फ़ौरन गहरी नींद में चली गई और मैंने साइमा को आहिस्ता से उठाया। उसकी हालत देखकर मेरा दिल धड़क रहा था। मैं उसे सहारा देती हुई अस्पताल ले गई। अस्पताल के रास्ते में मैं मुसलसल उसके चेहरे को देखती रही और सोचती रही कि उसकी तकलीफ़ कब ख़त्म होगी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये हालत मामूली है या कोई ख़तरा है। डॉक्टर ने कहा
कि कभी कभी हमल में दर्द के आसार देर से जाहिर होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि औरत को उसकी तकलीफ़ समझ में ना आए, लेकिन फ़ौरन तब भी इमदाद से हर ख़तरा कम हो सकता है। इस बात ने मुझे कुछ सुकून दिया, लेकिन दिल में खौफ था कि कहीं देर न हो जाए। अस्पताल पहुंचकर मैंने तमाम इंतज़ामात किए और डॉक्टर को साइमा के कमरे में ले गई। मैंने साइमा को अस्पताल के बिस्तर पर आराम से लिटा दिया और उसके सर को थाम कर कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ देखकर मुझे एहसास हुआ कि इंसान को किस हद तक कुर्बानी देनी पड़ती है। अपनी मोहब्बत और हिफाजत के लिए मैंने अपनी बहन के लिए हर खतरा मोल लिया, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी दिल नहीं मुतमईन था, क्योंकि मैं जानती थी कि हमल और विलादत का अमल हमेशा आसान नहीं होता। डॉक्टर ने साइमा का मुआयना किया और बताया कि कुछ वजूहात की वजह से दर्द जाहिर नहीं हो रहा था और अगर देर हो जाती तो ख़तरा हो सकता था। मैंने अपनी बहन के हाथ पकड़े और उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ करते हुए मैंने सोचा कि एक बहन होने के नाते इंसान की जिम्मेदारी क्या होती है, और मैंने ये जाना कि कभी कभी मोहब्बत और हिफाजत के लिए इंसान को हर हद पार करनी पड़ती है। ये लम्हा मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि मैंने पहली बार महसूस किया कि हकीकी हिम्मत क्या होती है। मैंने अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी मेरा दिल खौफज़दा और परेशान था। मैं जानती थी कि साइमा की सेहत और ज़िंदगी उस लम्हे में मेरी पूरी तवज्जो की मोहताज है, और मैंने वह सब कुछ किया जो एक बहन अपनी बहन के लिए कर सकती है। मैंने साइमा के लिए अस्पताल में तमाम इंतज़ामात किए और उसकी हालत के बारे में मुसलसल डॉक्टर से राब्ता रखा। मैंने हर लम्हा अपनी बहन की तरफ देखकर उसके लिए दुआ की और उसकी हिफाजत का अहद दोहराया। मुझे मालूम था कि ये सब कुछ करने के बाद भी मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब साइमा को इस मुश्किल वक्त से निकालना है और उसकी वलादत को महफूज बनाना मेरी अवलीन तरजीह थी। इस सब के दौरान मैंने यह भी महसूस किया कि कभी कभी इंसान को अपनी मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के लिए इतनी हिम्मत दिखानी पड़ती है कि खतरात और खौफ के बावजूद भी अपना फ़ैसला करता है। और मैंने अपनी बहन के लिए सब किया और दिल में अहद किया कि उसकी हर तकलीफ़ दूर करने के लिए मैं हर मुमकिन कदम उठाऊंगी। उसके बाद मैंने ये जाना कि मोहब्बत और हिफाजत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि अमल और कुर्बानी भी होते हैं, और मैंने अपनी बहन की ज़िंदगी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। डॉक्टर मुझे साथ साथ बता रही थी, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि शायद मुझे इन चीज़ों का तजुर्बा नहीं था। वो मुझे हर बात बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ समझा रही थी कि मेरी बहन की हालत आमल की तरह नहीं है और उसकी अलामत भी अजीब से हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये एक फैंटम प्रेगनेंसी का केस है, जिसमें औरत को सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जैसे पेट भरना, दर्द महसूस होना और दीगर अलामात, लेकिन अंदर कोई बच्चा नहीं होता। अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो सब कुछ वाज़ हो जाता है। मैंने हैरत के साथ सुना कि अब मैंने सोचा कि पिछले 1 साल में जो हमने बर्दाश्त किया वे सब कुछ बेवजह था। डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों ने शायद हल्की सी अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाई, इसलिए हमें ये सब देर से मालूम हुआ। मैंने कहा कि हाँ, हमने तो नहीं कराया। डॉक्टर ने तसल्ली दी और बताया कि अब हम कुछ दवाइयाँ देंगे और उसका दिमागी इलाज शुरू करेंगे, क्योंकि ये जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि नफ्सियाती मसला है। मैंने ये सुनकर फ़ौरन अपनी माँ के बारे में सोचा, जिसने बिना सोचे समझे साइमा को कमरे में बंद रखा और उसकी ज़िंदगी 1 साल तक मुश्किल में गुजारी। ये सोचकर मेरा दिल गुस्से से भर गया। मैं फ़ौरन अपनी बहन को लेकर अस्पताल से बाहर आई और वापस घर पहुँची तो मेरी माँ होश में आ चुकी थी और गुस्से में थी। उसने फ़ौरन पूछना शुरू किया, कहाँ लेकर गई थी उसको, क्या किया? तो मैंने सुकून से सब कुछ बताया। डॉक्टर ने क्या कहा और हकीकत क्या है। मैंने बताया कि हमारी बहन हामिला नहीं थी और ये एक नफ्सियाती मसला था, जिसकी वजह से वह प्रेगनेंसी की अलामत ज़ाहिर कर रहे थे। उसने यह सुनकर चेहरा सुन कर लिया और कुछ देर के लिए कुछ ना कहा। मैंने अपनी बहन के साथ खड़े होकर माँ को समझाना शुरू किया कि हमें गलतफहमी हो गई थी, कोई चीज़ वाकई ख़राब नहीं थी और साइमा की ज़िंदगी के साथ कोई ख़तरा नहीं था। मैंने कहा कि परेशानी होने की ज़रूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं ही उसका ख्याल रखूँगी। ये सुनकर माँ ने सर झुकाया और शर्मिंदी सी नज़र से मुझे देखा। पहले जैसा गुस्सा और तल्खियाँ थीं वो अब नहीं थी। वो खामोश रहीं और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आया कि उन्होंने जो किया वो गलत था और अब अपनी गलती को मान चुकी थी। साइमा भी अब बेहतर महसूस कर रही थी। वो मेरी बातें सुनकर थोड़ी पुरसुकून हुई और जान गई कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया और अब उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं था। मैंने उसे गले से लगाया और कहा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब तुम आज़ाद हो और अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई और उसकी आंखों में खौफ की जगह सुकून नज़र आया। अब हम
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वही मामलात थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। माँ अब शर्मिंदा शर्मिंदा घर में चलती थी और ज़्यादा गुस्सा नहीं करती थी। वो पहले की तरह डांट नहीं लगाती थी और ना ही हर बात पर नाराज़ होती थी। मैंने महसूस किया कि गलतफ़हमी और सख्ती के बाद अब सब कुछ बेहतर हो गया है। हमने एक दूसरे की कदर की और मोहब्बत और हिफाजत की अहमियत को महसूस किया। मैंने अपनी बहन के साथ रहकर ये जाना कि कभी कभी सब कुछ समझने और सही फैसला करने के बाद ही सुकून हासिल होता है। साइमा की हालत में अब बेहतरी आ चुकी थी। वह खाने पीने और चलने फिरने में बेहतर हो गई थी। मैंने उसके साथ वक्त गुजारना शुरू किया और उसे डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नफ्सियाती इलाज के लिए ले जाना शुरू किया। माँ अब हर बात पर सुकून रहती थी और अपनी गलती को मान चुकी थी। अब सबके ताल्लुकात में वो माज की तलखी नहीं रही थी, बस मोहब्बत और ख्याल रखने की फ़िज़ा थी जो पहले कभी नहीं थी। मैंने अपने दिल में सोचा कि ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किलात और गलतफ़हमियाँ आती हैं, लेकिन मोहब्बत, समझदारी और हिफाजत से हर मसला हल हो सकता है। हम सब ने एक दूसरे को संभाला और अपनी गलतियों से सबक सीखा। मैंने अपनी बहन के साथ खड़े होकर ये अहद किया कि उसे कभी दोबारा तन्हा और खौफज़दा नहीं रहने दूंगी। हम सब ने ये जाना कि कभी कभी इंसान को सबसे बड़ी हिम्मत और सब्र दिखाना पड़ता है ताकि किसी अजीज़ की हिफाजत की जा सके, और यही सबक हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाला है। उसके बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया, लेकिन मैंने कैसे शादी कर सकती थी। एक तरफ मेरी माँ की सख्ती और ज़िद थी और दूसरी तरफ मेरी बहन साइमा की हालत जो अभी भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आई थी। उसके अलावा मेरे दिल में खौफ और ज़िम्मेदारी भी थी कि मैं अपनी बहन और माँ दोनों को किस तरह संभालूं और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकूं। मैं जानती थी कि ये सब कुछ आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और कभी कभी इंसान को अपने दिल की सुननी पड़ती है। रिश्ता लेने वाला शख्स बहुत अच्छा और समझदार था। वो बड़ा सब्र वाला आदमी था। उसने मुझे कहा कि मैं सबको संभालने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक अच्छी और समझदार बीवी चाहिए जो मुझे चाहिए हो। मैंने उसके लिए अल्फाज सुनकर मैं सुकून महसूस किया, क्योंकि कम से कम एक शख्स मेरी सूरत हाल को समझ रहा था और मेरा साथ देने को तैयार था। मैंने उसकी बातों में मोहब्बत और समझदारी देखी और सोचा कि अगर मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं तो शायद सब कुछ बेहतर हो जाए। मैं ये नहीं जानती थी कि ये शख्स का सब्र कहाँ तक रिश्ता संभाल पाएगा, लेकिन मेरे दिल ने उसे आजमाने का फ़ैसला किया और मैंने उससे शादी कर ली। मैंने अपनी बहन के इलाज के बारे में भी उसे बताया और उसने फ़ौरन हामी भर दी कि वह इसमें मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि हम सबके लिए मिलकर ज़िंदगी को आसान बनाएगा, और मैंने महसूस किया कि वह शख्स वाकई मेरे साथ और मेरी बहन के साथ संजीदा है और उसके अल्फाज और अमल में वो मोहब्बत साफ नज़र आती थी। मेरा शौहर इस घर में आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने हर मामले में अपना ध्यान रखना शुरू किया। वो ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी बहन और माँ के लिए भी ख्याल रखने लगा। उसने कहा कि अब यह घर सबका है और हर फैसले में हम सबकी राय अहम होगी। मैंने महसूस किया कि वाकई उसके आने से घर का माहौल बदल गया है। अब माँ भी ज़्यादा सुकून से रहती थी और वह घर के काम करती हैं, लेकिन पहले की तरह हर बात पर डांट या नाराज़गी नहीं करती। मेरी बहन का इलाज भी जारी रहा। मैंने उसकी हर मुलाकात डॉक्टर के साथ की और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में ये सब कुछ एक नई तरकीब ले आया। अब हम सब के लिए एक नया मामूल बन गया था। मैं और मेरा शौहर सब कामों में बराबर शरीक थे। वह घर के हर फर्द के लिए एक सुतून की मानिंद था। उसके आने से ना सिर्फ घर का माहौल बेहतर हुआ बल्कि सबकी ज़िंदगी में सुकून और तरतीब भी आ गई। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में कभी कभी सही शख्स का साथ आना सब कुछ बदल देता है। जब वह कमा कर घर आता तो उसका एहतराम और हुक्म सब पर चलता था, लेकिन वह कभी भी सख्ती या तलखी से काम नहीं लेता था। उसका रवैया हमेशा मोहब्बत और समझदारी से भरा हुआ होता था। मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू किया और देखा कि वह वाकई हर मुश्किल में सबक ख्याल करता है। कभी कभार मैं सोचती थी कि अगर वह शख्स ना होता तो हम सब किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन अब हम सब के लिए हर दिन आसान और सुकून से गुजरने लगा था। ज़िंदगी की ये नई तरकीब हमें सब कुछ सिखा रही थी। मैंने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ या एहसास नहीं बल्कि अमल और ज़िम्मेदारी भी होती है। मैंने अपनी बहन के साथ रहकर ये जाना कि अगर इंसान के पास सही शख्स हो जो सबका ख्याल रखे तो सब कुछ मुमकिन है। मेरी माँ भी अब पहले की तरह गुस्से में नहीं रहती और ना ही अपनी ज़िद पर डरती हैं। वो अब शर्मिंदगी और मोहब्बत के साथ घर में रहती हैं और सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है। मेरी
बहन की हालत अब बेहतर हो रही थी। उसका इलाज मुसलसल जारी था और वह हर दिन ज़्यादा मजबूत और पुरसकून महसूस करती थी। मैंने उसके साथ वक्त गुजारना शुरू किया और देखती रही कि वह दिन पे दिन बेहतर हो रही है। उसकी सेहत में बेहतरी आ रही थी और उसके चेहरे पर खौफ की जगह सुकून और हल्की मुस्कुराहट आ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि यह सब कुछ उस शख्स की मोहब्बत, सब्र और समझदारी की वजह से मुमकिन हुआ। अब हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। हम सबके ताल्लुकात में मोहब्बत और एहतराम की फ़िज़ा थी। हर दिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, बातें करना और मसाइल को मिलकर हल करना मामूल बन गया था। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी के हर मुश्किल लम्हे में सब्र और मोहब्बत की सब कुछ संभाल सकती है और सही शख्स के साथ हर मसला आसान हो जाता है। हम सब ने अपने दिलों में ये अहद किया कि एक दूसरे की ज़िंदगी को संभालेंगे और हर लम्हे मोहब्बत और समझदारी के साथ रहेंगे। अब मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी बहन की सेहत के लिए हर कदम उठाया और मेरी माँ भी अब पहले की तरह सख्त या नाराज़ नहीं रहती। मैं और मेरा शौहर मिलकर घर की जिम्मेदारियाँ संभालते हैं और सबके लिए सुकून और तरतीब फराहम करते हैं। ज़िंदगी अभी मुकम्मल तौर पर आसान नहीं है, लेकिन हम सबके दिल में सुकून और उम्मीद है। हम दुआ करते हैं कि ये ज़िंदगी इसी मोहब्बत, सब्र और समझदारी के साथ आगे बढ़ती रहे। हम सबके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं और हर फ़र्द अपनी किरदार में ज़िम्मेदारी महसूस करता है। मेरी बहन अब अपने इलाज के साथ साथ अपने मामलात भी अंजाम देती है और मैं और मेरा शौहर उसे हर कदम पर सपोर्ट करते हैं। माँ भी अब चुप रहकर घर में अपने काम करती हैं और हमें समझ आ गया है कि हर गलती का असर होता है। अगर मोहब्बत और समझदारी के साथ मामला किया जाए, हम सब ने एक दूसरे की कदर की और यह जाना कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हो तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। हम सब के लिए हर दिन एक नया आगाज़ है। मैंने अपनी बहन और माँ के साथ अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की और अपने शौहर के साथ ज़िंदगी को संभाला। हम सब ने फ़ैसला किया कि मोहब्बत, एहतराम और सब्र के साथ हम हर मसले का सामना करेंगे और यह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी अब सुकून और तरतीब से भर गई है और हम सब की दुआ है कि ज़िंदगी इसी तरह मोहब्बत और समझदारी के साथ आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद दोस्तों।